इमेजिन करो कल सुबह तुम अपनी बाइक या कार में फ्यूल भरवाने जाते हो। मीटर जीरो होता है, नोजल टैंक के अंदर जाती है और तुम बिना सोचे फ्यूल भरवा के निकल जाते हो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस फ्यूल को तुम नॉर्मल पेट्रोल समझ रहे हो वो शायद अब नॉर्मल है ही नहीं। और इस फ्यूल के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट और इस फ्यूल के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया उसमें तुम्हारी चॉइस ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने क्वाइटली अपने फ्यूल सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया। एक ऐसा चेंज जिसका इम्पैक्ट सिर्फ तुम्हारी माइलेज तक लिमिटेड नहीं, ये तुम्हारी पॉकेट को इफेक्ट कर सकता है, तुम्हारी गाड़ी को इफेक्ट कर सकता है, फार्मर्स को, फूड प्राइसेस को फूड प्राइसेस को और शायद इंडिया के फ्यूचर बॉर्डर क्राइसिस को भी। लेकिन फिर भी इस पूरी कहानी का सिर्फ एक ही वर्जन ज्यादा सुनने को मिलता है कि इथेनॉल इंडिया को ऑयल इंपोर्ट से आजादी दिलाएगा, पोल्यूशन कम करेगा और फार्मर्स की इनकम बढ़ाएगा। अगर ये सब सच है तो फिर इतने सारे एक्सपर्ट्स वार्निंग क्यों दे रहे हैं? कुछ मैकेनिक्स पुरानी गाड़ियों को लेकर टेंशन में क्यों है और इंटरनेट पर इतनी हीटेड डिबेट चल क्यों रही है? क्या ये सिर्फ लोगों का अननेसेसरी पैनिक है या फिर कहानी में कोई ऐसी साइड भी जिसके बारे में बहुत कम बातें होती है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये वीडियो इथेनॉल के अगेंस्ट या फेवर में नहीं है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में। इस वीडियो का सिर्फ एक ही पर्पस है, नॉइस को साइड रखना और फैक्ट्स को समझना। क्योंकि जब किसी पॉलिसी का असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है तो उससे सपोर्ट या अपोज करने से पहले उसे समझना जरूरी होता है। तो आज हम पता लगाएंगे इथेनॉल प्रोग्राम शुरू क्यों हुआ, इससे इंडिया को असल में क्या फायदा है, कहां प्रॉब्लम शुरू हुई और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम एक नॉर्मल व्हीकल ओनर हो तो तुम इस चेंज के बारे में क्या पता होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है इस रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी कॉस्ट अभी तक किसी ने प्रॉपरली एक्सप्लेन ही ना की हो। अब सवाल ये उठता है, अगर इथेनॉल को लेकर इतनी कंट्रोवर्सीज है तो गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को शुरू ही क्यों किया? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन था या इसके पीछे कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी थी? सच बताऊं, इस स्टोरी को समझने के लिए हमें फ्यूल से भी पहले ऑयल को समझना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस न टेक्नोलॉजी है, न मैन्युफैक्चरिंग, न पॉपुलेशन। हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है एनर्जी। इंडिया अपनी जरूरतों के लिए लगभग 85% क्रूड ऑयल पर इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर के देशों से इंपोर्ट कराता है। मतलब हर बार जब तुम पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवा इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर के देशों से इंपोर्ट कराती है। मतलब हर बार तुम अपने पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवा हर बार जब तुम अपने पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाते हो, उस पैसे का एक हिस्सा इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर हर बार जब तुम पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाते हो, उस पैसे का एक हिस्सा इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर जाता है। और यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस हम डिसाइड नहीं कर सकते। मिडल ईस्ट में वॉर हो, शिपिंग रूट्स बंद हो या ग्लोबल ऑयल मार्केट में पैनिक आ जाए। मम्मी चुप हो जाओ ना, पता है, पर फिर भी चुप हो जाए यार। असर असर सीधा इंडिया पर पड़ता है और उससे भी ज्यादा हम सब पर। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सिर्फ फ्यूल ही महंगा नहीं होता, सब्जी, दूध, दवाई तो सिर्फ फ्यूल ही महंगा नहीं होता। सब्जी, दूध, दवाई, ऑनलाइन डिलीवरी, ऑलमोस्ट हर चीज की कॉस्ट बढ़ने लगती है। यानी एक बैरल ऑयल के प्राइस से पूरे देश की इकोनॉमी को यानी एक बैरल ऑयल के प्राइस से पूरे देश की इकोनॉमी को हिल यानी एक बैरल ऑयल के प्राइस पूरे देश की इकोनॉमी को हिला सकता है। और इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मिशन शुरू किया है, कम इंपोर्टेड ऑयल, ज्यादा इंडियन फ्यूल। आइडिया काफी सिंपल था, अगर पेट्रोल में थोड़ा इथेनॉल मिला दिया जाए
तो क्रूड ऑयल का डिमांड धीरे धीरे कम होगी, इंपोर्ट कम होगा, फॉरेन करेंसी बचेगी, और जो पैसा पहले ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को जाता था उसका एक हिस्सा इंडिया के फार्मर्स तक पहुंच सकता है, है। पेपर पर देखो तो ये प्लान काफी ब्रिलियंट लगता है। एक ही पॉलिसी जो एनर्जी सिक्योरिटी को भी तो प्लान काफी ब्रिलियंट लगता है। एक ही पॉलिसी जो एनर्जी सिक्योरिटी भी इंप्रूव करे, एनर्जी जो है एक ही पॉलिसी जो एनर्जी सिक्योरिटी भी इंप्रूव करे, पोल्यूशन भी कम करे और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ाए। इसी वजह से इथेनॉल प्रोग्राम को सिर्फ फ्यूल पॉलिसी नहीं, एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के रूप में प्रेजेंट किया गया था। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी पॉलिसी को उसके प्रॉमिस से नहीं, उसके रिजल्ट से जज किया जाता है। और यहीं से स्टोरी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है क्योंकि जब इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर आया तो कुछ चीजें वैसी हुई नहीं जैसी प्लान थी, और कुछ बिल्कुल वैसी नहीं हुई जैसी लोगों को बताया गया। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट ने इथेनॉल प्रोग्राम से जो प्रॉमिस किए थे उनमें से कितने सच में पूरे हुए और प्रॉमिस का असली कीमत किसने चुकाई। गवर्नमेंट का प्लान सुनने में ऑलमोस्ट परफेक्ट लगता है। कम ऑयल, इंपोर्ट कम, पोल्यूशन कम, ज्यादा पैसे इंडियन फार्मर्स के पास। और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से होता तो शायद आज ये वीडियो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन हर पॉलिसी की असली कहानी उसके अनाउंसमेंट से नहीं, उसके रिजल्ट से लिखी जाती है। और इथेनॉल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से इस प्रोग्राम ने इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज बचाए, कार्बन एमिशन रिड्यूस करने में कंट्रीब्यूट किया और लाखों फार्मर्स को एडिशनल इनकम सोर्स भी मिला। ये अचीवमेंट इग्नोर नहीं की जा सकती। जहां क्रेडिट ये अचीवमेंट्स इग्नोर नहीं की जा सकती। जहां क्रेडिट देना बनता है वहां क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और सवाल था, और शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था। अगर गवर्नमेंट इतनी बड़ी सेविंग कर रही थी तो आम आदमी को फायदा कहाँ मिलेगा। गवर्नमेंट का कहना था इथेनॉल क्रूड ऑयल से सस्ता पड़ता है, इंपोर्ट बिल्स भी कम होते हैं, तो नेचुरल लोगों को लगा कि फ्यूल्स भी धीरे धीरे सस्ते होंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। पेट्रोल पंप पर प्राइसेज लगभग वही रहे, और कई व्हीकल ओनर्स ने क्लेम किया कि उनके माइलेज पहले से कम हो गए हैं। अब यकीनन एक बात क्लियर हो कि उनके माइलेज पहले से कम हो गए हैं। अब यकीनन एक बात क्लियर करनी जरूरी है, माइलेज हर व्हीकल का अलग हो सकता है। ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, इंजन कंडीशन, ये सब फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। लेकिन एक साइंटिफिक फैक्ट भी है कि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल की लेकिन एक साइंटिफिक फैक्ट ये भी है कि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से काफी कम है। सिंपल लैंग्वेज में 1 लीटर इथेनॉल में पेट्रोल के कंपैरिजन में कम एनर्जी होती है। इसी वजह से हायर इथेनॉल ब्लेंड्स में कुछ व्हीकल्स के फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम हो सकती है। और जब कंज्यूमर्स को कुछ व्हीकल्स की फ्यूल एफिशिएंसी इसी वजह से हायर इथेनॉल ब्लेंड्स में कुछ व्हीकल्स की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो सकती है। और जब कंज्यूमर को इसी वजह से हायर इथेनॉल ब्लेंड्स में कुछ व्हीकल्स की फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम हो सकती है। और जब कंज्यूमर को सेम या उससे ज्यादा प्राइस देना पड़े लेकिन माइलेज कम,
तो नेचुरली सवाल उठता है, लेकिन कंट्रोवर्सी सिर्फ यहां तक लिमिटेड नहीं थी और कंसर्न धीरे धीरे सामने आने लगा। हर व्हीकल ई20 फ्यूल को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया गया था। एक्सपर्ट का मानना है कि ओल्डर व्हीकल्स में फ्यूल लाइंस, रबर सील्स और कुछ इंजन कंपोनेंट्स लॉन्ग टर्म में हायर इथेनॉल ब्लेंड से ज्यादा वीयर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसी वजह से ऑटोमोबाइल कंपनीज ने ग्रेजुअली ई ट्वेंटी इसी वजह से ऑटोमेटिकली कंपनीज भी ग्रेजुअली ई20 कंपेटेबल इंजन्स डेवलप करने लगी। यहाँ प्रॉब्लम इथेनॉल की नहीं है, प्रॉब्लम ट्रांजिशन की थी, क्योंकि लाखों लोगों के पास ऑलरेडी पुरानी व्हीकल्स थी और उनसे किसी ने पूछा ही नहीं कि वो इस चेंज के लिए रेडी भी है या नहीं। एक तरफ गवर्नमेंट फ्यूचर की तरफ बढ़ रही थी, दूसरी तरफ करोड़ों लोग अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ियों के साथ खड़े थे। और दोनों के बीच का ये गैप अगले कुछ सालों में और बड़े होने वाला था। दोनों के बीच का ये गैप अगले कुछ सालों में और बड़ा होने वाला था। लेकिन व्हीकल कंपेटेबिलिटी भी इस स्टोरी लेकिन व्हीकल कंपेटेबिलिटी भी इस स्टोरी का सबसे बड़ा इश्यू नहीं है। असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल से नहीं बनता, वो बनता है खेतों। यार एक बार बैठ जाए करो, ऐसे लेके गर्मी इतनी हो रही है। हाँ तो क्या करूं, चला ही ना फिर आवाज तेरे लिए भी आवाज तो काट दिया ना, फिर कैसे जस्ट एडिटिंग करके काट दे। तो अब मुझे तो अच्छी चाहिए ना, बिल्कुल। मैं चांद से क्यों लूं। चलो लिख लो जल्दी, एक गिलास पानी मुझे दो। तो हाथ में अरे तो और ले ले बेटा, ऐसे क्यों करे करे। अब क्या है मतलब, प्लीज पंखा चला ला। अब बस अपना काम करो और जाओ यार, फालतू मत बोली करो। लेकिन व्हीकल कंपेटिबिलिटी भी इस स्टोरी का सबसे, आप पागल हो दोनों, बताओ ना फिर। गेट बन के आज क्या पता है जब सारी बात यार। लेकिन व्हीकल कंपेटिबिलिटी भी इस स्टोरी का सबसे बड़ा इश्यू नहीं था। असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल से नहीं बनता, वो बनता है खेतों से। जब फ्यूल और फार्मिंग एक ही सिस्टम में आ जाते हैं, तब सिर्फ एनर्जी पॉलिसीज नहीं बदलती, पूरी एग्रीकल्चर का बैलेंस बदलना शुरू हो जाता है। और यहीं से इथेनॉल रेवोल्यूशन की सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर शुरू होता है। अब तक की स्टोरी में हमने व्हीकल्स की बात की, माइलेज की बात की, इंपोर्टेंट बिल की बात की, लेकिन सच कहूं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से लेकिन सच कहूं ये सब प्रॉब्लम्स भी उस प्रॉब्लम के सामने छोटी लगती है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, वाटर, पानी। और इस पॉइंट से ये सिर्फ फ्यूल की स्टोरी नहीं रहती, ये बन जाती है इंडिया के फ्यूचर की स्टोरी। देखो, इथेनॉल किसी फैक्ट्री में या हवा से क्रिएट नहीं होता, ये बनता है क्रॉप्स से, और क्रॉप्स को चाहिए लैंड, और सबसे इंपॉर्टेंट वाटर, पानी। शुरुआत में गवर्नमेंट का प्लान काफी प्रॉमिसिंग था। आइडिया ये था कि इथेनॉल को फूड क्रॉप से नहीं बल्कि एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाया जाए, लाइक पैडी स्ट्रॉ, क्रॉप रिड्यूस और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट। जैसे
जिसे वैसे भी हर साल जला दिया जा जिसे वैसे भी हर साल जला दिया जाता था जिसे वैसे भी हर साल जला दिया जाता था जिसे जिसे वैसे भी हर साल जला दिया जाता था। अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता तो दो प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो सकती थी। एक तरफ पोल्यूशन कम होता, दूसरी तरफ फ्यूल भी मिलता। लेकिन ग्राउंड रियलिटी उतनी सिंपल नहीं थी। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल या 2G इथेनॉल एक्सपेक्टेड स्पीड से स्केल नहीं हो पाया, और जब डिमांड बढ़ी तो इंडस्ट्री ने सीधा फूड क्रॉप्स की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। यहीं से कहानी डेंजरस होनी शुरू हो जाती है। आज इंडिया के आज इंडिया के इथेनॉल का बड़ा हिस्सा आज इंडिया के इथेनॉल के बड़े हिस्सा आज इंडिया का इथेनॉल का बड़ा हिस्सा राइस, मेज और शुगर केन जैसे क्रॉप से बन रहा है। अब पहले नजर में इसमें कुछ गलत नहीं लगता, लेकिन एक सवाल पूछते हैं, फ्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फूड? क्योंकि अब क्योंकि अब वही जमीन पे जो पह, क्योंकि अब वही जमीन जो पहले खाना उगा रही थी अब फ्यूल उगाने लगी। तो इम्पैक्ट सिर्फ पेट्रोल पंप तक लिमिटेड नहीं रहता, वो सीधा किचन तक पहुंचता है। और इसी वजह से दुनिया भर के इकोनॉमिक्स तो वो सीधा किचन तक पहुंचता है और इसी वजह से दुनिया भर के इकोनॉमिक्स एक फ्रेज यूज कर रहे हैं, फूड वर्सेस फ्यूल। मतलब क्या हमारे फार्म्स लोगों के लिए खाना उगाने के मतलब क्या हमारे फार्म्स लोगों के लिए खाना उगाए या गाड़ियों के लिए फ्यूल? आप बात करते हैं पानी की। शुगर केन दुनिया की सबसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप में से एक मानी जाती है, और आयरनी देखो, इंडिया के बहुत सारे शुगर केन उन स्टेट्स में उगते हैं जहां गवर्नमेंट वाटर पहले से ही प्रेशर में है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कई दूसरे रीजन्स जहां पानी की सबसे ज्यादा वैल्यू, वहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत, वहां वहीं उसकी सबसे ज्यादा यूज जहां पानी की सबसे ज्यादा वैल्यू है वहीं उसका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। उसके बाद फोकस मेज पर शिफ्ट हुआ, लेकिन मेज भी कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं निकला। डिमांड बढ़ी, प्राइसेस बढ़े और धीरे धीरे फार्मर्स दूसरी क्रॉप छोड़कर मेज उगाना शुरू कर दिया। शॉर्ट टर्म में ये प्रॉफिटेबल लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पूरा एग्रीकल्चर बैलेंस को चेंज कर सकता है। और फिर आता है राइस, शायद इस स्टोरी का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार गवर्नमेंट फूड स्टॉक्स के हिस्सा शायद इस स्टोरी का सबसे कंट्रोवर्शियल शायद राइस शायद इस स्टोरी का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार गवर्नमेंट फूड स्टॉक्स का एक हिस्सा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए एलोकेट करती है। और इस बात पर सबसे ज्यादा डिबेट होती है, क्योंकि वही ग्रेन है जो ओरिजिनली फूड सिक्योरिटी को लेकर स्टोर किया गया था। अब सोचो, एक तरफ इंडिया फ्यूचर की एनर्जी सिक्योरिटी बनाना चाहता है, दूसरी तरफ फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी और फार्मिंग पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि इथेनॉल का क्वेश्चन सिर्फ फ्यूल का क्वेश्चन नहीं है, ये रिसोर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। अगर प्लानिंग बैलेंस के साथ हुई तो इथेनॉल इंडिया का बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक बन सकती है। लेकिन अगर प्लानिंग फेल हुई तो वही पॉलिसी जो हमें ऑयल इंपोर्ट से बचाने निकली थी, एक नई वाटर और एग्रीकल्चर क्राइसिस क्रिएट कर सकती है। और यहीं से स्टोरी का सबसे सेंसिटिव चैप्टर शुरू होता है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं इथेनॉल सही है या गलत, असली सवाल ये है, क्या इंडिया इस ट्रांजिशन को सही तरीके से मैनेज करे? क्या इंडिया इस ट्रांजिशन को सही तरीके से मैनेज कर रहा है? और इस सवाल के साथ स्टोरी में एंट्री होती है पॉलिटिक्स की।
अब तक हमने सिर्फ अब तक हम सिर्फ पॉलिसीज की बात करें। बहुत अब तक हमने सिर्फ पॉलिसीज की बात की, लेकिन किसी भी पॉलिसी का सक्सेस सिर्फ उसके रिजल्ट्स पर डिपेंड नहीं करता। एक और चीज होती है ट्रस्ट। और जब ट्रस्ट टूटना शुरू होता है, तब सबसे अच्छी पॉलिसी भी कंट्रोवर्सी बन जाती है। यहीं से इथेनॉल प्रोग्राम की स्टोरी में एक नया चैप्टर शुरू होता है। एक ऐसा चैप्टर जहां डिस्कशन इंजीनियरिंग से निकल रहा है जहां डिस्कशन इंजीनियरिंग से निकल रहा है, पॉलिटिक्स तक पहुंच गया। जहाँ एक ऐसा चैप्टर जहां डिस्कशन इंजीनियरिंग से निकल रहा है, पॉलिटिक्स तक पहुंच गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया का इथेनॉल मिशन को एग्रेसिवली पुश करने वाले लीडर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के इथेनॉल मिशन को एग्रेसिवली पुश करने वाले लीडर में से एक का नाम था नितिन गडकरी। उन्होंने कई बार इथेनॉल को इंडिया का फ्यूचर फ्यूल के रूप में प्रमोट किया। उनका विजन सिंपल था, इंडिया को इम्पोर्टेड ऑयल पर कम डिपेंड होना है, फार्मर्स के लिए इनकम सोर्सेस क्रिएट करने हैं और क्लीन फ्यूल की तरफ ट्रांजिशन को फास्ट करना है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया में एक न्यूज रिपोर्ट्स आने लगी। कुछ लोगों ने एलिगेशंस लगाए कि गडकरी के फैमिली मेंबर्स का कनेक्शन इथेनॉल इंडस्ट्री से ज्यादा कि गडकरी के फैमिली मेंबर्स का कनेक्शन इथेनॉल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे क्वेश्चंस उठने लगे। अब यहाँ एक बात बहुत क्लियर समझनी जरूरी है, एलिगेशंस और प्रूफ दोनों अलग चीजें होती है। आज तक किसी कोर्ट ने या किसी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने यह प्रूव नहीं किया कि इथेनॉल पॉलिसीज किसी के पर्सनल बेनिफिट के लिए बनाई गई थी और इसी वजह से इन एलिगेशंस को फैक्ट की तरह प्रेजेंट करना गलत होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पब्लिक क्वेश्चन पूछे ही ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्वेश्चन पूछना अपोजिशन नहीं होता, क्वेश्चन पूछना अकाउंटेबिलिटी होता है और इसी अकाउंटेबिलिटी को लेकर कंट्रोवर्सी सामने आई। कुछ सिटीजन्स ने आरटीआई के थ्रू रिक्वेस्ट की कि E20 फ्यूल को सपोर्ट करने वाली E20 फ्यूल को सपोर्ट करने वाली सेफ्टी रिपोर्ट्स पब्लिक की जाए, ताकि लोग खुद भी देख सके कि डिसीजन किस डेटा के बेसिस पर लिया गया है। लेकिन रिपोर्ट्स पब्लिक रिलीज नहीं हुई। रीजन बताया गया, उनमें कॉन्फिडेंशियल कमर्शियल इंफॉर्मेशन मौजूद है और वहीं से ट्रस्ट और वीक होने लगता है। लोग हर डिसीजन एग्री करने या लोग हर डिसीजन से एग्री करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर प्रोग्रेस ट्रांसपेरेंट हो, जो डिसएग्रीमेंट भी लोग हर डिसीजन से एग्री करे ये जरूरी नहीं है। अगर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो तो डिसएग्रीमेंट भी हेल्दी होती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंफॉर्मेशन कम मिलती है और एजम्पशन ज्यादा बनने लगते हैं और सोशल मीडिया इस गैप को सबसे पहले फिल करता है। कुछ लोग इथेनॉल को इंडिया का फ्यूचर बता रहे हैं। कुछ लोग इथेनॉल को इंडिया का फ्यूचर बता रहे हैं, कुछ लोग इसे डिजास्टर कह रहे हैं और आम आदमी दोनों के बीच खड़ा था, कंफ्यूज्ड किसको सही माने, गवर्नमेंट को, एक्सपर्ट्स को, मैकेनिक्स को या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को। और शायद यहीं से इस पूरी स्टोरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन क्लैरिटी बहुत कम। और इसी कंफ्यूजन के बीच में गवर्नमेंट ने इथेनॉल प्रोग्राम को स्लो करने की बजाय और भी एग्रेसिवली एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। हायर इथेनॉल ब्लेंड्स, नए फ्यूल स्टैंडर्ड्स और फ्यूचर फ्लेक्स फ्यूल इकोसिस्टम। यानी अब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, ये इंडिया का लॉन्ग टर्म फ्यूल स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन जितनी स्पीड से ये ट्रांजिशन हो रही है, उतनी ही स्पीड से
एक और सवाल भी, लेकिन जितनी स्पीड से ट्रांजिशन हो रही है उतनी ही स्पीड से एक और सवाल बड़ा होता जा रहा है। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इस स्पीड के लिए रेडी है? क्या हमारे फार्मर्स रेडी है? क्या हमारे व्हीकल्स रेडी है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम रेडी है? क्योंकि पॉलिसीज बनाना एक चीज है, क्योंकि पॉलिसीज बनाना एक चीज है और उस पॉलिसीज को 140 करोड़ लोगों की लाइफ में स्मूथली इंप्लीमेंट करना बिल्कुल अलग चैलेंज है। और इसी इम्प्लीमेंटेशन में छुपी है इस पूरी स्टोरी की सबसे बड़ी लर्निंग, जो शायद इथेनॉल से भी बहुत बड़ी है। और वही देखते हैं हम अगले चैप्टर में।